एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि पार्टी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी जो सब्र का बांध था वो टूट गया और अल्टीमेटली उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने प्रयत्न जरूर किया था, एक बड़े काज के लिए, एक बड़े इश्यूज के लिए हमने सेक्रीफाइस करने का यानी बलिदान देने का भी प्रयत्न किया था, लेकिन दूसरी साइड से रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। हालांकि सारे का सारा ठीकरा उन्हें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर फोड़ा और उनका कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे रहनुमा थे, लेकिन वो इसको समन्वय और तालमेल में तब्दील नहीं कर पाए। जो एक कोशिश हमने की थी कि कहीं ना कहीं जो इस बार की सरकार है उसको रोकने के लिए एक जो इंडिया अलायंस बनाया जा रहा है वो असल ट्रैक पर जुड़े। दूसरा, हम आपको ये भी बताते चले कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये लाजमी भी हो गया था कि अपने कैडर को यूनाइट रखना है, तो एटलीस्ट जब आप अलायंस का हिस्सा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैडर स्कैटर हो जाएगा। अगर कैडर स्कैटर हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है वो आए बाएं दाएं बाएं चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी उनके बड़े नेता इधर उधर चले गए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वायनाड से आज राहुल गांधी अपना नामांकन भरेंगे, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो ये है कि आखिरकार राहुल गांधी ने इस तरह का स्टेटमेंट क्या दिया। मैं स्टेटमेंट को पढ़ के बताता हूं कि अगर भाजपा जीती और उन्होंने संविधान को बदला तो पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरे देश में आग लग जाएगी अगर संविधान को बदला। ये आग लगना जरूरी है और पूरे देश की बात करनी, देश नहीं बचेगा, क्या ये उचित है? इसी पर हम चर्चा करें। दूसरों ने कहा कि ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। यानी ये इतना बड़ा स्टेक पर सारे समूचे हिंदुस्तान को 2024 के चुनावों को स्टेक पर ला दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा बिना मैच फिक्सिंग और बिना सोशल मीडिया और मीडिया पर दबाव डाले बगैर वो 180 सीटें भी नहीं ले सकते हैं। कितना बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, मीडिया पर दबाव ना करें और मैच की फिक्सिंग यानी ईवीएम का जिक्र, बिना ईवीएम का नाम लिए उन्होंने ईवीएम का जिक्र किया है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, ये उन्होंने कहा है, और कहा है कि हमें पोस्टर छपवाने और कार्यकर्ताओं को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए पैसे नहीं है, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। ये बार बार वो कह रहे हैं, यानी उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। एक आर्थिक स्ट्राइक जो है की जा रही है, जिसको टैक्स टेररिज्म के नाम से भी पहले तुलना की गई थी। हमारे अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है या किया गया है, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग की कोशिश की जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो संविधान को बदलेगी, वो मैं शुरू में कहा। दूसरी ओर हम ये आपको बताते चले कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी रशिया और चीन जैसा शासन चाहती है, इस तरह की डेमोक्रेसी चाहती है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है। संविधान की रक्षा के लिए इंडिया का गठन किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई। और रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अलायंस की हवा निकाली है। तो कहीं ना कहीं पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या, राहुल गांधी का क्या कहना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इस तरह की स्टेटमेंट दी हैं वो कितनी घातक साबित होती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, हमारे लोकतंत्र को हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ तुलना की है और चाइना और रशिया के साथ तुलना की है। आइए पहले देखते हैं कि राहुल गांधी किस संदर्भ में और कैसी बॉडी लैंग्वेज में ये कह रहे हैं कि ये देश नहीं बचेगा अगर भाजपा जीत के आती है। अगर भाजपा जीत के आती है, संविधान बदलती है, समूचे देश में आग लग जाएगी और ये देश नहीं बचेगा। आइए देखते क्या कहा। कल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। ये जो उनका 400 सीट का नारा है,
ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। संविधान। तो दर्शकों, आपने देखा कि राहुल गांधी कितने अग्रेशन में थे और किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की हार होती है, भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है और संविधान में बदलाव किया जाता है और इस बदलाव के बाद देश में आग लगेगी, देश नहीं बचेगा। मुझे इन सब बातों को सुनकर के, राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट सुनकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस बयान की याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि सभ्य भाषा में आप बड़ा सा बड़ी बात कह सकते हैं, बड़ी सी बड़ी बात आप अपने प्रतिद्वंदी को समझा सकते हैं, आप जनता को समझा सकते हैं सभ्य भाषा में। लेकिन अब भाषा भी कहीं ना कहीं इधर उधर डिरेल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आग लग जाएगी देश में और देश नहीं बचेगा। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में अभिजीत जसरोटिया जी हैं, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। और साथ साथ में शेख बशीर जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, बड़े नेता, बड़े पुराने एमएलसी। और बड़ी बात कहूँ, इन्होंने शेख साहब के साथ भी काम किया है, फारूक अब्दुल्ला के साथ भी काम किया है और उमर साहब के साथ भी काम किया है। और साथ साथ में हमारे साहिल जी हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता है कांग्रेस के। साहिल जी, आपका भी स्वागत है। आप राहुल जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं, इंडोर्स करते हैं इस बयान को आप? विनोद जी, देश के प्रति कितना संवेदनशील बयान है? विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ बात रखने का मौका दिया। मैं एक एक शब्द को एंडोर्स करता हूँ। आपने कहा कि आप एंडोर्स करते हैं, मैंने कहा कि मैं एक एक शब्द को, जो राहुल जी का शब्द है, देखिए राहुल जी ने पहले भी कहीं भविष्यवाणियां की हैं और वो भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि भाई कोरोना को जो सरकार जो है वो सीरियसली नहीं ले रही है और इससे तबाही होगी, लेकिन उस समय उनकी बात को ना सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में जो थी वो बिजी थी। नोटबंदी हुई, उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी जो है इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और खुद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था 2% गिरी, जिससे नोटबंदी से जिसको जो है वो नुकसान हुआ है। अब मैं आज उन्होंने ये तीसरी जो है वो भविष्यवाणी की। अब ये भविष्यवाणी उन्होंने की, उन्होंने देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उनको देख करके। देखिए विनोद जी, समझने की जरूरत है कि लड़ाई क्या है। लड़ाई इस समय इस देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है पंडित नेहरू की विचारधारा है, महात्मा गांधी जी की विचारधारा है और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, और दूसरी तरफ विचारधारा है गोलवलकर साहब की, विचारधारा है गोडसे जी की, विचारधारा है सावरकर साहब की, और विचारधारा है उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो फजलुल हक की सरकार में बंगाल के अंदर मिनिस्टर थे जब पाकिस्तान के समर्थन में प्रस्ताव पारित हो रहा था। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा है जो विचारधारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को पत्र लिखते हुए यह कह रही थी कि भाई बंगाल में तो इस आंदोलन को, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस की अगुवाई में लड़ा जा रहा है, इसको तो हम यहां रोक लेंगे और पूरे देश में उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। लड़ाई किस लोगों से है? लड़ाई उस विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा से लड़ाई है। जब देश आजाद हुआ और देश का संविधान और देश का तिरंगा बन रहा था तो ये लोग कह रहे थे कि तीन रंगी जो तिरंगा है वो जो है वो अपशकुन होता है और एक रंग का ही जो है तिरंगा होना चाहिए। देखिए पिछले दिनों विनोद जी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का बयान आया। भारतीय जनता पार्टी के जो हेगड़े जी हैं, कर्नाटक से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमें 400 सीट्स क्यों चाहिए। उन्होंने कहा हमें 400 सीट्स इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इस देश के संविधान को बदलना है। कल ही इनकी ज्योति मिर्दा जी राजस्थान से अभी एमएलए का चुनाव लड़ी थी तो हार गई थी और इन्होंने फिर उनको लोकसभा का टिकट दिया है और उन्होंने भी यही बात की कि हमें संविधान में बड़ी जो है वो चेंजेस करनी है और इसीलिए जो है वो हमें जो है वो इस देश के अंदर जो है हमें इतनी सीट्स चाहिए। देखिए इस सारी चीजों को, इसके पीछे की मानसिकता को विनोद जी समझने की। एक मिनट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया था, तब उनको सूट करती थी
अब आप कह रहे हैं कि किस विचारधारा की, किस विचारधारा से? विनोद जी, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व जो था वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। वो उनके अंदर आलोचना को सुनने का भी जो मादा था, वो आलोचनाओं से घबराते नहीं थे। और एक बार वहां एक महफिल थी, और जिस महफिल में जो नागार्जुन जो उस समय के बड़े युवा कवि थे वो भी आए हुए थे, और इंदिरा जी उनके पास गई और उन्होंने कहा कि आप भी आइए और आप भी अपने विचार रखिए। तो उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जो है वो मेरे विचारों को सुन नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। वो आए और उन्होंने पंडित नेहरू के सामने खड़े होकर जो था वो पंडित नेहरू की आलोचना की। आलोचना के जवाब में पंडित नेहरू ने उनके कहा सीबीआई, आईटी और ईडी की जो है वो जो नोटिस नहीं भेज दीजिए। अब मैंने ये कहना चाहता हूं कि ये क्यों कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जो इनका संगठन है आरएसएस, उससे प्रेरणा लेती है, और आरएसएस की प्रेरणा की जो सबसे बड़ी किताब है वो है बंच ऑफ थॉट्स, जो जनाब गोलवलकर साहब ने लिखी है। और वो किताब क्या कहती है? वो किताब कहती है कि इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के आदिवासियों को जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना, ये बंच ऑफ थॉट है, और इसी बंच ऑफ थॉट को वो संविधान के साथ जो है वो चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, और देखिए कितनी परेशानी है, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो इस देश के लोगों को संतलियों, चोरों, डकैतों, लुटेरों से बचाने का काम करता है। और कल आपने जिस तरह से देखा कि संसद, कल कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिन लोगों ने और जिस पार्टी की सरकार का एक मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जाकर जिस कोरोनिल की दवा का बड़ा जो है वो गलत प्रचार कर रहे थे, कल उनकी पूरी सरकार को मुंह पे तड़ा जो है तमाचा झलने का काम किया। आज आप इंडियन एक्सप्रेस को खोलकर देखें, इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट खबर है, विनोद जी आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरूर देखिएगा। आज इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ जो है उसके पहले पन्ने के ऊपर खबर लगी है कि 25 ऐसे अपोजिशन के लीडर जिनके ऊपर जो था वो केसेस थे, जिनके ऊपर कार्रवाई थी, उन्होंने 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उन 25 में से 23 के खिलाफ जो है केस बंद कर दिया गया। इसीलिए जो है ये जो संघर्ष है, ये विचारधाराओं का संघर्ष है, ये संघर्ष उन लोगों को है जिनको संविधान के माध्यम से वोट का अधिकार दिया, जिनको संविधान के मानने से बराबरी में बैठने का अधिकार दिया, जिनको आरक्षण दिया, जिनके संवैधानिक अधिकारों से इस भारतीय जनता पार्टी, जिनकी संकीर्ण मानसिकता है, जिनकी ब्राह्मणवादी सोच है, उस सोच के खिलाफ ये लड़ाई है। इस सोच को जो है हम लोग जवाब देंगे। सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता है। सोनू जी आपको मुबारक हो, आप 3 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं चुनाव, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभिजीत जी से जानना चाहूंगा, अभिजीत जी लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं, और लोकतंत्र को लेकर के आपको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, वो आपको डायरेक्शन देता है कि अक्टूबर तक आप चुनाव करवाइए। यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करते हैं कि आप फ्री एंड फेयर सिलेक्शन की हमें चिंता है, वहां पर इंडिया में, भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे या नहीं। यूएसए गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपको कटघरे में खड़ा करता है। क्या आप किस तरह से इस बात की तस्दीक करते हैं कि आप जो गवर्नमेंट गवर्न कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र भी सुरक्षित है और संविधान भी, जैसे साहिल जी ने आप पर आरोप लगाए? देखिए विनोद जी, मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह से ये बोल रहे थे और उसी तरह से अब ये सुनेंगे भी कम से कम। अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको भी बोलने नहीं देंगे, तो वो तो मुझे लग रहा है कि मेरा सुने क्या होगा। लेकिन अगर ये मेरे बीच में टोकेंगे फिर इनका भी बोलना मुश्किल हो जाएगा। सबका जरा बना के मैं हर किसी को कहूंगा। अभी इन्होंने राहुल बाबा को भविष्यवाणी, भविष्य वक्ता और कौन सा बहुत बड़ा ज्योतिषी बता दिया। उनके टेराकॉट रीडर के जो तोते हैं वो यहाँ से बोल रहे हैं, ये वाली उठाओ पर्ची और ये वाली ना उठाओ, वो उन्होंने पूरी की पूरी आपके सामने बता दी। तो राहुल गांधी की आपने पूरी देख ली, उनकी जो दुकान इस समय सजी हुई है, वो बाबा जी जो वहाँ पर इस समय कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। करे जिनका खुद का भविष्य अंधकार में है वो आज भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, 3 डिजिट की पार्टी 2 डिजिट, और इस समय तो 40 की तरफ भाग रहे हैं बेचारे। 40 भी पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे 400 से इनको मिर्ची लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूं। क्यों नहीं समझ सकता हूं? क्योंकि इनकी एक बातों को आप समझिए, पहुंच जाते हैं ये सारी चीजों के अंदर। मुझे एक बात बताइए, इनको बड़ी इनके पेट में दर्द होती है गोवलकर जी का नाम सुन के, इनको हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वीर सावरकर जी का, वीर सावरकर, इनकी तरह नहीं, वीर सावरकर जी का नाम सुन के इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात की तरह छोड़ डाल के और धनाधन नहीं बोलूंगा कि लोग सुन ना पाए, बड़े प्यार से मैं उनसे पूछूंगा, तुम अपना कोई एक नेता बताओ भाई साहब जिसने काला पानी काटा। कोई एक नेता बताओ ना। तो और एक नेता को भी काला पानी की सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारी मैच फिक्सिंग थी। जिस राहुल गांधी जिसकी आज बात कर रहे थे, तुम्हारी अंग्रेजों के साथ मैच फिक्सिंग थी। कभी तो देश आजाद होने से पहले 2 महीने की छुट्टियां। ऐसा आरोप अभिजीत जी आप पर लगाते हैं, आपकी विचारधारा पर लगाते हैं कि आप भी विचारधारा के ऊपर ही आ रहा हूं। फिलहाल तो मैं इनके जो विचार, इनके भविष्यकर्ता ने, इनके जो राहुल बाबा जी ने बताया, उसके विचारों की जरा तार कर लूं, उसके बाद मैं इनके विचारों के ऊपर भी आता हूं। तो इनका भविष्य देखिए
कि इन्होंने जो आज तक जो पहले आपने कर रखा है उसका तो पहले हिसाब किताब देश को देख लीजिए। आपने ये जवाब जरूर दीजिएगा कि आपका कौन सा नेता काला पानी काट कर आया। आप काला पानी क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि आप अंग्रेजों के पिट्ठू थे। अंग्रेजों के अरे हिंदुस्तान को आजादी तो बहुत साल पहले मिल जाती, लेकिन आप अंग्रेजों के साथ मैच फिक्सिंग कर बैठे हुए थे। आप अंग्रेजों की जो टू नेशन थ्योरी है उसको आपने इंप्लीमेंट करवाना था। आपने देश के 2 और बाद में 3 टुकड़े आपने करवाने थे, इसीलिए आप बैठे हुए थे यहां पर सब कुछ करने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ नेहरू जी, जिनके नाम के कसीदे पढ़ते हैं, जीप स्कैम वाले नेहरू जी की बात कर रहा हूं, वो 2 महीने पहले देश आजाद होने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला की वादियों में ठंडाई की अनुभव कर रहे हो। पूरा देश जो है गर्मी का अनुभव कर रहा है। पूरा देश जो है जब बट रहा है, एक ट्रेन कटकर आ रही है पूरी की पूरी पाकिस्तान से यहां पर, जिसमें बेचारी माताओं के वक्षस्थल काट दिए और छोटे छोटे बच्चे दूध को तरस रहे थे। और ये उस समय क्या कर रहे थे? ये समय शिमला की वादियों के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये बोल रहे थे कि देश को बांटा कैसे जाए। इस तरह की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। देश की बात करेंगे, तिरंगे की बात करेंगे। अरे तिरंगे का भी आपने अपमान किया हुआ है। तिरंगे के अंदर अपना वो खूनी पंजा घुसेड़ के रख दिया। देशों के लोगों को गुमराह करने के लिए निशान रखना चाहते थे आप। सम्मान है हमारे देश के सारे के तिरंगे का, और हमारे दिल से तिरंगा निकलता है। आपकी तरह नहीं है हम लोग, लेकिन आपने उस तिरंगे का भी फायदा उठाया। आपने अपने खूनी पंजा बीच में घुसेड़ के। राहुल गांधी की भविष्यवाणी के ऊपर इनको बड़ा ज्यादा यकीन है, इटली की भविष्यवाणी के ऊपर बड़ा यकीन है, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर बड़ा तगड़ा यकीन है। अरे आप हिंदुस्तान में रहते हो या यूएस में रहते हो, इटली में रहते हो, ये बताएं। जिस देश के अंदर जाके हालत देखिए, वो हमें टर्म डिक्टेट करेगा। आपके टाइम पे टर्म डिक्टेट कर सकता था अमेरिका, अब नहीं कर सकता है। अब हमारी अपनी बात है, हम बताएंगे दुनिया में कैसे आगे चलना और कैसे नहीं चलता। हम आपकी तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटते जो आपके पूर्वज भी चाटा करते थे। हमारी टर्म्स और डिक्टेट, हिंदुस्तान बताएगा दुनिया को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरफ नहीं लेकर जाना। आपका अंग्रेजों से हिसाब किताब लेने की हमें जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करने वाली पार्टी, भ्रष्टाचार, अरे यार पूरे देश को नोच नोच कर खाया आपने, नोच नोच कर खाया। जहां से मैं कहता हूं फिर भी इनको बड़ी मिर्ची लगती है कि जीप स्कैम से शुरू होकर झारखंड में भी नहीं रुके आप। 363 करोड़ रुपया भी पकड़ा गया आपसे। देश को बताएंगे आप 60-70 साल का हिसाब किताब तो दे लो जरा कम से कम इस देश को। संविधान की इनको बड़ी परवाह, किस संविधान को मानते हैं? संविधान को भी अपने हिसाब से आपने चलाया, उसका भी अपने हिसाब से उपयोग और प्रयोग किए उसके ऊपर। आप इस देश के साथ कभी वफादार थे ही नहीं, ना आपके नेहरू जी थे, ना आपका कोई था। वरना अगर आप देश के साथ वफादार होते तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था। नहीं, आप इनको पूरा सुन रहे थे, मुझे पूरा मौका मिलना चाहिए। इस देश के अंदर आपने सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आपको अपनी पार्टी के साथ अपने वफादारी दिखाई, अपने कार्यकर्ता के साथ अपने वफादारी दिखाई। 12 वोट लेकर सरदार वल्लभ पटेल बेचारे पीछे बैठे रहे। एकमात्र एक वोट पाकर नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और जिस देश की आप बात कर रहे हैं, देश का अपमान आपने लाल किले से पहले कर दिया था, जब पूरे देश के लोगों को नेहरू जी ने निठल्ला बता दिया, आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ये बताया। हमने दिखाया इस देश को। जिस सरकार के आप 2014 के अंदर हमने आकर आज उसके कार्यप्रणाली पर अफसर बन गए, सब अपने फॉर्म खुद टेस्ट किया। देश के ऊपर विश्वास है, अभी देश आपको मौका देंगे, आपको मौका देंगे, मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। बशीर साहब, जिस सरकार की कार्यप्रणाली, मेरा टाइम अब शुरू हुआ है, मैं आपका सवाल ही नहीं सुन पाया। चलिए, मुझे जिस सरकार के साथ आप हिस्सेदारी करते रहे हैं, जिस सरकार के साथ आप मौज मस्ती कर रहे हैं, उस सरकार पर अब आपको डाउट क्यों है कि ये चाइना और या रशिया जैसी डेमोक्रेसी ले आएंगे यहाँ पर? आप हिस्सा रहे ना बीजेपी के साथ, केंद्र में हिस्सा रहे हैं ना जी, और आपके नेता यूनाइटेड नेशन में गए हैं जी, उसी सरकार के, उसी विचारधारा के लोगों के। अब आपको क्यों चिंता होती है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, देखिए विनोद जी, हिंदुस्तान का चेहरा लाल हो गया है। हिंदुस्तान जब हम बात करते हैं भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की, तो 2-3 चीजों के ऊपर तवज्जो जाती है जी। अमेरिका ने 100 साल पहले फैसला किया था कि रशिया को तोड़ना है, 100 साल पहले, और रशिया टूट गया। आपने भी देखा, हमने भी देखा, टूटा। जब भारत आजाद हुआ तो बर्तानिया के अंदर लोगों ने टिप्पणियां शुरू की कि ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन आई सल्यूट जो 1947 में लीडर थे, चाहे वो किसी भी विचारधारा के थे, उन्होंने लोगों को भरोसा दिया, लोगों ने उनको भरोसा दिया, और उसके बाद ये हिंदुस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 2014 के बाद जब से बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, और 2019 में भी मिला, ये सारी दुनिया जानती है,
जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, आपको भी याद है कि एज चीफ मिनिस्टर उसको बाहर के मुल्कों में वीजा तक नहीं मिला, अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, रिस्पेक्ट मिली। बशीर साहब दूर तक जाएगी। मैं आता हूं, मेरा टाइम मुझे दीजिए, मेरा टाइम दीजिए। आप उसको टाइम नहीं मिला। आपने देखा कि ट्रंप की रैली में जाके मोदी जी ने कहा कि जनाब इस बार ट्रंप सरकार आज जो बात कर रहे हैं कि हम किसी से नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आइए दूसरी बात, चाइना की आपने बात की। हमने चाइना का कहा कि चाइना के अंदर हुकूमत किस तरह की है। हाँ वही मैंने वही जिक्र किया। आप रशिया के अंदर जब हम बात करते हैं हुकूमत किस तरह की है जी। हमारा जो आईन है वो इस बात की इजाजत देता है कि जनाब हर एक आदमी अपने धर्म को हिफाजत करके हुए जिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीजें हैं। अब 2014 के बाद जो हम हिसाब करते हैं कि जो चीजें करनी थी वो तो नहीं हुई। ये जो 400 पार की बात करते हैं, हाजी 500 पार हो जाए, कौन रोकता है? लेकिन वोट तो लोगों ने देना है, जो आपको भी सुन रहे हैं, हमको भी सुन रहे हैं। उन लोगों का जवाब दे दो ना, उन किसानों का जवाब दे दो जो 750 किसान आपने मार दिया और उसके बाद 3 बिल वापस लिए। जवाब दो ना, क्यों किया? इसी पार्लियामेंट ने किया, और इसी पार्लियामेंट ने अपोजिशन की बात नहीं सुनी कि जनाब इसको आप सेलेक्ट कमेटी में दीजिए। आ जाइए, एक बात, इसको दादागिरी कहेंगे ना, क्या कहेंगे? आ जाइए। आप कहते हैं जनाब कांग्रेस ने लूटा, आपने तो कसरी नहीं छोड़ी, 10 साल आपने तो पूरा इंडिया बेच दिया, एक अडानी को, एक अंबानी को, और आज इसका जवाब आपके पास है नहीं। करो हिसाब, कितना अडानी का पैसा आपने माफ किया, करो हिसाब कितना आपने अंबानी का पैसा माफ किया। जहां आपका छोटा बिजनेसमैन, उसके 10 रुपए माफ करने के लिए आप तैयार नहीं हो। आपने दावा किया कि जनाब हम डीजल और पेट्रोल को रेट बढ़ने नहीं देंगे, ढोल बजाया, और जिन्होंने ढोल बजाया वो एक तो दुनिया में है नहीं, वो जो एक है उससे ही पूछें। ये जो मेरे नौजवान साथी ने बात की, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। आज हम यहां खड़े हैं, जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटाया, लेकिन 1 साल तक जम्मू कश्मीर को जेल खाना बनाया, 3 चीफ मिनिस्टर आपने डिटेन करके रखे। ये क्या गलत है? अच्छा, आप अगर करना चाहते थे तो आपने वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया कि आप यहां की असेंबली बना के कम से कम आपको आप कहते हो कि हमने तो बीजेपी ने सरकार बनानी है, बनाओ ना, इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हो। हाँ मनोज जी, ये जो बातें मैं कर रहा हूं, आज लोग इंटेलेक्चुअल, मजदूर, किसान, जो बीजेपी के अंदर भी लोग रह रहे हैं, वो भी समझते हैं कि उनको धोखा दिया जा रहा है। सोनू जी, जो हम इस बात पे एक ही चीज करेंगे। आपने क्वेश्चन किया, हमने चाइना और रशिया की बात इसलिए नहीं की। लेकिन सोनू जी आए हैं हमारे नए मेहमान, हमारे साथ जुड़े, उनसे जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, संविधान को बदलती है, देश में आग लग जाएगी, देश नहीं बचेगा। इस तरह की स्टेटमेंट क्या वाजिब लगती हैं चुनाव जीतने के लिए? आप देश के साथ समझौता कर लेते हैं? देखिए, ऐसे है विनोद जी की कुछ चीज़ें हैं जो देश की आम जनता आज महसूस कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के लोग एक चेंज चाहते थे, एक बदलाव चाहते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लग गए थे, यूपीए 2 पे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे, बहुत सारी नहीं, मैं नहीं कह रहा वो सच्चे थे, आगे मेरी बात सुन लीजिए। अब कहते थे सच्चे थे, अब कह रहे झूठे हो गए। नहीं, क्योंकि मैं चलिए ठीक है, मैं कहता हूं कि तब आरोप लग गए, जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबको खारिज कर दिया और क्लीन चिट दी कि वो आरोप है ही नहीं थे, वो कोई घोटाले नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट एक मैंडेट मिला, तो इन्होंने तब वादे किए थे देश की जनता के साथ, वो 15 लाख हर के अकाउंट में आएंगे। बार डिस्कस करते हैं। मैं आ रहा हूँ, यही परेशानी है। अब जो किया था, जो सच है वो आप, चलिए ठीक है जी, मैं बात नहीं दोहराता जी। तो आज इनकी जिम्मेवारी है कि 10 साल के बाद हम इनसे हिसाब पूछते हैं, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूं, मेरी भी उम्मीद थी शायद नई सरकार आई तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एक बात तो जरूर है, बदलाव हुए। हम कब कह रहे हैं कि बदलाव नहीं हुए भाई, फिर देश के कानून में बदलाव हुए, जो देश की एजेंसी, जो देश की एक चलाने वाले इंस्टीट्यूशन थे,
उन सब की क्रेडिबिलिटी जो है भारतीय जनता पार्टी के राज के दौरान उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। अब मुझे आप एक बात बताइए, वोट की पर्ची पर सबको एतबार था, आज भी है, पॉलिटिकल प्रोसेस में एतबार है ना, लेकिन आज क्या वजह होगी है कि मेरे जैसा नौसखिया भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल दागता है? उसकी वजह है विनोद जी, उस वजह के पीछे जाना पड़ेगा। हम जो आज कह रहे हैं कि भाई आज देश और संविधान को बचाने की जरूरत है, भाई देश की जनता फैसला करे, भारतीय जनता पार्टी फिर से आ जाए हुकूमत में, अगर देश की जनता फैसला करेगी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश में फैसला हुआ, जो महाराष्ट्र में फैसला हुआ, जनता का फैसला हुआ, सरकारें चुनी गई, उनको तोड़ा मरोड़ा गया, सरकार पार्टियां खत्म कर दी गई, इनके अलायंस पार्टनर को खत्म किया गया। ये देश की मतलब लोकतंत्र प्रणाली पर बहुत बड़ा खतरा है, जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं अगर भाई कल को जसरोटा से, कठुआ से, बहू से, जसरोटिया साहब आप, हाँ जी, आप किसके साथ मिलकर के आवाज उठा रहे हैं? यहाँ तो इंडिया अलायंस की हवा ही निकल गई अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे मालूम है आपने जो कहना है, तो मैं 5 मिनट लेट हो गया, शायद सोचा होगा कि आई पीडीपी बहस करने नहीं आएगी, डिबेट में सही नहीं, ये भी आपके मैं ध्यान में बात होगी, तो माफी चाहता हूँ लेट होने के लिए भी। लेकिन आज तक मेरा स्वागत आपने कभी ऐसे नहीं किया, भी आप लेट आए, आपको मुबारक है, आज किया, मैं जवाब दूंगा एक बात का। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी में बैटल ऑफ आइडियाज। हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा, इंडिया अलायंस जब बना हम सब लोग साथ थे, ठीक है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, आज मैडम महबूबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आ चुकी है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी वो हर एक हालात के लिए तैयार होती है। भाई हो सकता है कुछ मजबूरियां हो, कुछ तो मजबूरियां नहीं होगी, जो कोई बेवफा नहीं होता, हो सकता है कुछ हो, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा, मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा। मेरी बात ही नहीं पूरी हुई जसरोटिया साहब, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैंने आपसे सवाल पूछने हैं, अभी नहीं, हमें सहानुभूति की जरूरत ही नहीं, आगे हम कहीं से नहीं, हम बिल्कुल हम इंडिया अलायंस से बाहर नहीं है, पीडीपी आज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हम ये कहते हैं हमारे लिए कुर्सी कोई बड़ी बात नहीं है, साथी हमारी कुर्सी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है विनोद जी। हम इंडिया अलायंस में आए थे, हम नहीं आपकी भी जाएगी, चिंता मत करो, ये देश की जनता सब कुछ जानती है। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, कुछ तो बात सुनिए, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, आप जोर लगा के देखो, आ जाओ, मैं कहता हूँ कोई कैंडिडेट तो ढूंढो, कोई कैंडिडेट तो ढूंढो कश्मीर में जिसको लड़ाना है, बाहर से पकड़ के ला रहे हो, कभी इसको ला रहे हो, कभी उसको ला रहे हो, चलिए सुनिए मीडिया लाइन्स कैसा है, नहीं आप हमें कोई दुखी नहीं है, उनको बाहर क्यों निकाला बेचारों को, नहीं हम तो, मैं तो बात को डट के कर रहा हूँ। बशीर साहब जी एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं बीच में इंटरप्शन। अभिजीत जसरोटिया ने एक सवाल पूछा कि आपके किसी एक नेता ने काला पानी की सजा काटी है? जी हमने जान लेना जी। देखिए हमारे यहाँ डोगरी में एक बात कही जाती है कि चूट दी पंड, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये ऊपर से लेके, अब मैं गिनाऊंगा कि किस तरह ये लोग झूठ बोलते हैं, ये चूट की पंड ही है सारे, प्रधानमंत्री मोदी से लेके नीचे भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट वर्कर है, ये सब सिर्फ जो है वो झूठ फैलाने का काम करते हैं। इन्होंने इतिहास की बात की, तो मैं इतिहास से ही जो है वो वर्तमान की तरफ आऊंगा। 1931-32 में इस देश के लोगों के साथ जो था अंग्रेजों के बीच फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उस 3 जो कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें जिसको जो कह रहे थे कि ये वीर सावरकर कह रहे थे हमारे लिए वो इस देश का माफी वीर सावरकर है जिसने इस देश के लोगों का सौदा किया, वो आदमी उसकी हिंदी महासभा जो थी वो भारत की आजादी के विरोध में खड़ी हुई। अरे क्वेश्चन क्या, बिल्कुल सुनिए ना, अब आपके सवाल के अब आप जो मुझे सुनने की मदद नहीं है, सुनने का मदद नहीं है, मैं आगे चलता हूं। सवाल आपने सवाल की तरफ मुझे काफी बताइए, इस देश के अंदर पंडित नेहरू ने 9.5 साल जो जेल भवन है, उनकी जिंदगी का 9.5 साल जो है वो जेल में गए हैं, देनी रही है इनके अंदर से वादे नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको पता है कि इनका जो इतिहास है वो अंग्रेजों की बुनियाद है, वो दलाली करते थे, अंग्रेजों के दलाल बनते, भारत की आजादी के खिलाफ लड़ाई करते थे, भारत की आजादी के खिलाफ
करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो लोग थे, भारत छोड़ो आंदोलन में जो थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो था वो दलाल बना हुआ था, वो जो था वो दलाल बना हुआ था। इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने करगिल के जो करगिल की विधवाएं हैं उनके कफन के सिर चोरी करने का काम किया है। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, आपके अंदर तो सुनने का मौका ही नहीं है। आप सुन नहीं सकते, उनकी बात दूसरे की बात सुनने का मौका नहीं है। इसलिए ये जो लोग हैं ये अंग्रेजों के विरुद्ध है, इन्होंने अंग्रेजों के लिए दलाली की है। गोगोलकर जो था, सावरकर जो था वो अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनके लिए जो गुलामी किया करते थे, दलाली करते थे। सावरकर जो था वो दलाल था, जो काला पानी कौन किया था? कांग्रेस से काला पानी कौन किया था? कितने काला पानी करती है? ये सवाल इनका जो होगा मैंने इसके मार्फत आपको आगे किया, सुनने का मौका नहीं है। आग्रह किया कि आप बता दीजिए वैसे ही ये बदलाव थे, क्योंकि इनके अंदर जो है वो सुनने का मौका नहीं है। इनकी पूरी जो पार्टी थी वो अंग्रेजों की मुखबिर थी, पूरी पार्टी जो थी वो अंग्रेजों की दलाली करते थे। आज चाइना की दलाली करते हैं, आज अमेरिका की दलाल बन गए हैं, उनकी भी दलालों की रूप में काम करते हैं। देश की आजादी के सावरकर का नाम लेंगे, देश की आजादी के सावरकर का इतिहास था। इन लोगों ने भारत की आजादी के खिलाफ काम किया। एक भी इंसान वो सच काला पानी नहीं गया, सच बताओ, बताओ सच पेट में बताओ काला पानी कौन गया, बताओ काला पानी कौन गया, बताओ। ना अब आप बातों का अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये काला पानी को छोड़ करके बाकी बातों का जवाब काला पानी का तो जवाब बाकी बातों का जवाब नहीं देना। चलो 364 कहते हैं ये सत्ता का अहंकार तो नहीं है कि आपकी सुनने की क्षमता खराब है। ये झारखंड के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब, नेशनल हेराल्ड का हिसाब किताब दो, ये नहीं देना नेशनल हेराल्ड का हिसाब किताब दो, नेशनल हेराल्ड का हिसाब किताब दे दो। चलो भाई वो नेशनल हेराल्ड के पैसे दे दो यार, वो यार नेशनल हेराल्ड के पैसे दे दो लोगों को यार, वो नेशनल हेराल्ड के पैसे दे दो यार लोगों के, उन लोगों के नेशनल हेराल्ड के पैसे दे दो यार, और दे दो यार नेशनल हेराल्ड के पैसे। अच्छा वो नहीं दे रहे, चलो कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम के पैसे दे दो, चलो कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम के पैसे दे दो, चलो कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम के पैसे दे दो। कोई तो पैसे दो देश को, कोई तो पैसे दो देश को। डिबेट होगी सभ्य देने होनी चाहिए, सभ्य तरीके से डिबेट होनी चाहिए। लोग सुन नहीं पा रहे, लोग किसी को नहीं सुन रहे। सही आराम से साहिल जी आराम से। वो मैं ले लूंगा, वो जवाब मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा जवाब ले लूंगा भाई साहब, आप टेंशन मैं आपको जवाब ले लूँ। मैं विनोद जी देश पूछ रहा है, विनोद जी देश पूछ रहा है, देश इनसे हिसाब का मांगा मुझे फिर 365 रुपए खा गए, देश इनसे हिसाब का मांगा ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सारे पब्लिक आपको देख रही है, सारे आपने मेरे से सवाल किया था, सच्चाई ये सुन नहीं पाई। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मैं बोल रहा हूँ काला पानी का, देखिए काला पानी का बता रहे काला पानी का हिसाब किताब दें। ये काला पानी विनोद जी देखिए काला पानी 9.5 साल पंडित नेहरू जेल काला पानी 9.5 साल आंदोलन जेल में एक जगह से पिज्जा दूसरी साइड से बर्गर आता था, उस जमाने का पिज्जा उस जमाने का बर्गर एक साइड से आता था। 5 स्टार जेल नेहरू जी की, अपनी मर्जी से नेहरू जी अंदर, अपनी मर्जी से नेहरू जी बाहर। 5 स्टार की जेल थी नेहरू जी की, 5 स्टार की जेल। यहाँ से खान पकवान, यहाँ से बाकी चीजें। साहिल जी और अभिजीत जी आप दोनों बड़े मैं फिर आप दोनों की आवाज म्यूट करवा दूंगा, क्या फायदा है? दोनों की आवाज म्यूट करवा दूंगा पीछे बोल करके। सच बोल रहा हूँ मैं, डिबेट की तरह चल। विनोद जी देखिए आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा था, अब इनके अंदर सुनने का नहीं बोलेंगे। काला पानी का हिसाब किताब दे रहा हूँ पहले, मैंने आपको क्या कहा ना काला पानी का। चलिए अभिजीत जी प्लीज, चलो कॉमनवेल्थ स्कीम का प्लीज अभिजीत जी कॉमनवेल्थ स्कीम का दे दो। अच्छा यार जीप स्कीम का दे दो, जो नीचे फोर्स का दे दो यार। चलो अच्छा आदर्श घोटाले, चलो छोड़ो बाकी सब किताब आदर्श घोटाले का हिसाब किताब दे दो। तुम्हारी पार्टी में आदर्श तुम्हारी पार्टी में चला गया। अच्छा अब तुम्हारी पार्टी में खाकर दिखाया, तुम्हारी पार्टी है चलो की पार्टी है,
चलिए बशीर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि चोरों की पार्टी है, सोनू जी ने आप पर आरोप लगाया, सोनू जी ने आप पर आरोप लगाया, कितने सारे लोग हैं इसको जमानत पे घूम रहे हैं, नेशनल केस में जमानत पे घूम रहे हैं। मेरी बात सुनिए, साधु देखो, नेशनल केस में जमानत पे सरकार ने राम जी देश लूट के खा लिया और उन्होंने आपको क्या लगता है साहिल जी और अभिजीत जी, आपको क्या लगता है कि लोग आपको देख करके खुश हो रहे होंगे? लोग आपको देख करके आपका कैसा इंप्रेशन जा रहा है? आपका कैसा इंप्रेशन जा रहा है जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं कहूंगा कि इनकी वॉइस को म्यूट कर दिया जाए, दोनों की वॉइस को फिलहाल म्यूट कर दिया जाए ताकि दर्शक इसको सुन ना सके। मैं कहूंगा अपनी टीम से इनकी वॉइस को म्यूट कर दिया जाए। चलिए बशीर साहब आपके समक्ष लेकर नीचे जो है वो झूठ की पंड है, वो मोदी से लेकर नीचे जसरोटिया साहब तक जो है वो झूठ बोलते हैं, सुनने का मजा नहीं है, सुनने का मजा नहीं है। आपकी आवाज नहीं जा रही। देखिए आपने मुझे देखिए मेरे मैंने कहा था कि कोई किसी को करेगा, लेकिन ये सुन नहीं पाए। चलिए सुनने का मजा नहीं है, हमारी जो बात है हम सच बोलेंगे, इनको इसी तरह से जनता की भी जो है एक्सपोज करेंगे। ये तो झूठ की पंड है जो ऊपर से लेकर नीचे तक इन लोगों को जो है वो इसी तरह से लोगों को जवाब दिया जाएगा। आप अपनी समय और एनर्जी को ये कह रहा था जी, आज भी महबूबा मुफ्ती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपना प्रतिनिधि मानते थे। ठीक, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते तो कुछ बीच का व्यवहार वो निकाल सकते। देखिए विनोद जी, जब अलायंस बना इंडिया अलायंस तो उसमें महबूबा जी भी थी और फारूक साहब भी थे, उमर साहब भी थे, और फ्रॉम द डे वन उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो 3 सीटें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं वो ऑलरेडी अलायंस की सीटें हैं। हमने उन सीटों के ऊपर चुनाव में कंप्रोमाइज़ करना है जो अलायंस के पास नहीं है। अलायंस के पास अगर नहीं थी तो 2 जम्मू की और 1 लद्दाख की सीट थी। बहरहाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है तो मैं ये समझता हूं कि शायद इसमें भी एक भलाई है। अब आप कहेंगे क्यों? कल आज़ाद साहब, मैं डिबेट में था न्यूज़ 18 में, आज़ाद साहब भी फॉर्म भर रहे हैं वहां से। मैंने उनको क्वेश्चन किया चीफ साहब को, मुझे बताओ ये आज़ाद साहब कैंडिडेट किसका है? अभी बुखारी पार्टी है, वो भी है, अभी सज्जाद लोन साहब पार्टी है। तो आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर वो सारे फॉर्म भरते हैं तो बेस्ट जज लोग हैं। लोग किसको फैसला, लोग किसको वोट देंगे वो मैंडेट हमको तस्लीम करना है। बाकी रहा दूसरी चीज, हाँ जो चीज लेके हम चले हैं, अगर वो खुदा न खास्ता पार्टी कोई दूसरी भी जीत जाती है तो आखिरकार एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे इंडिया में कि हमने उस फासिज्म को खत्म करना है जो पिछले 10 साल से यहां शुरू हुआ है। तासब, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, जब असली इशू पे आते हैं तो उनके इशू की तरफ चले जाते हैं। मैं उन पर जाने, अभी जो बहस अभी मैं सुन रहा था, मेरे जो अजीज हैं ये छोटे, बड़ी हैरानगी की बात है, वो कौन काला पानी गया नहीं गया, वो जमाना चला गया। 47 से लेके 75 साल हो गए और इस आज के हिंदुस्तान की बात करो, आज के इश्यूज को डिस्कस करो। छोड़ दो, ना आप पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे, लेकिन हम आजाद भारत में पैदा हुए। जब आजाद भारत में पैदा हुए तो बात भी करते हैं। आज हिसाब दो। लेकिन बशीर साहब, मुस्तकबिल की बात करने के साथ-साथ हमें ना, डोंट इंटरप्ट, पहले अब मैं सवाल ले लूं आपका। बात करने के साथ-साथ हमें पास्ट को भी डिस्कस करना पड़ता है। फ्यूचर की बात करते हैं, हमें पास्ट भी डिस्कस करना पड़ता है। जब फ्यूचर की बात चलती है, हाँ एक मिनट, मैंने आपको बताया फ्यूचर जब डिस्कस करना है तो फिर ज्यादा जोर से बोलने से कोई सच्चा नहीं बन जाता जी। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप समझते हैं कि जरूरी डिस्कस करना है, उस पर डिबेट करें जी। क्या नाम है, गोलवालकर साहब की थ्योरी क्या है, या क्या श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी है, वो तो डिस्कस करेंगे ना। लेकिन सवाल यह है कि लोगों ने तो प्राइम मिनिस्टर इसको मोरारजी देसाई को भी बनाया। मैं आज क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान में जनसंघ था तो कितनी सीटें थी पार्लियामेंट में? आपको याद है पार्लियामेंट में कितनी सीटें थी जनसंघ की? मैं जानता हूं, लेकिन एक वक्त आया 75 में वही जनसंघ
मदगम हो गया कहां? जनता पार्टी में। और वही जनता पार्टी टूटी, उसमें से बीजेपी निकली। अब आज बीजेपी को लोगों ने वोट दिया, तो हम नहीं कहते हैं कि जी नहीं वोट दिया, लेकिन जो वो चीज करो ना जो इस सेकुलर इंडिया को बचाए। आप इस इंडिया को तोड़ना चाहते हो, हम उसको बचाना चाहते हैं और उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे हम हमारे साथ जो मिले टूटे, कोई बात नहीं है। मुद्दा एक ही है कि हमने उन ताकतों को हराना है जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। और वो हुआ है। जो मैंने आपको मिसाल दी किसानों की, उसमें हुआ। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर था, क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्होंने बाहर कर दिया? कोई जवाब है? इसी तरह बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। छोटा मुल्क हो, बड़ा मुल्क हो, रीजनल पार्टी हो, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आपने क्यों नहीं लिया? अगर लोग इनको ला सकते हैं, वही लोग इनको, अगर लोग ला सकते हैं, लोग निकाल भी सकते हैं। यह मेरा दावा है। अब मैं चारों पैनलिस्ट को ना मुनव्वर राना का एक शेर सुनाता हूँ। मैं जी जनाब अरशाद एक शेर याद आ गया जिसमें कहा कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल होती है। सियासत में अदब की दोस्ती, एटिकेट की दोस्ती बेमेल होती है। कभी देखा है आपने पत्थर पे भी बेर होती है जी। अदब की कहीं ना कहीं अभाव हमारे पास रह गया। अब सुनो जी, आप जो हमें ये बताइए। एक मिनट, मैं आपसे इसी बात पर कहूंगा जी कि डिबेट में पर्सनल अटैक को बिल्कुल बंद करना चाहिए। अभद्र भाषा को अलाउ नहीं करना चाहिए। ये मैं आप, चूंकि ये कमांड आपके पास है। पर्सनल अटैक डिबेट में नहीं, जब हम बिल्कुल नहीं, कभी कटाई कोई पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हुस्सा अगर करे उसको वहीं रोक दो बस। दूसरी बात मैं मनोज जी कहूंगा, हमारे पास इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए, लोग भी सुनना चाहते हैं जी। वो इश्यूज हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से लोग इशू हैं। यहाँ जो बजरी, जो रेत की गाड़ी थी, वो 500-700 रुपए ना 30,000 की है। बात करेंगे, लिकर पॉलिसी की बात करेंगे, माइनिंग की बात करेंगे, ये अब बहुत पुराना ये इश्यूज हैं जी। ये मुद्दा है, यही मुद्दे हैं, यही मुद्दे लोग सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर जवाब नहीं है। देखिए, आपका मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र का। जी देखिए, बशीर साहब एक मिनट है। बशीर साहब ने इतना पुराना बोला जी, इतना पीछे मत जाए, इतने पुराने हिसाब किताब ना लेते। बशीर साहब, मैं इतना पुराना हिसाब किताब नहीं लेता, लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, उन दिनों का मैं हिसाब किताब मुझे भी ये पता था आपकी टीम वहीं पे अटकेगी। मेरी क्रिकेट की गेंद देखिए सीए की पर ही अटकेगी। फारूक साहब के पास पड़ा है, कृपया वापस एक भ्रष्टाचारी से कर रहा हूँ, तकलीफ दूसरे भ्रष्टाचारी को हो रही है। से कर रहा हूँ, तकलीफ दूसरे भ्रष्टाचारी को हो रही है। जाने के बाद थोड़ा हिसाब दूसरे भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को क्यों दूसरे भ्रष्टाचारी के पेट में क्यों दर्द हुआ? मैंने इनसे पूछा, दूसरे भ्रष्टाचारी के पेट में दर्द क्यों हुआ? दूसरे भ्रष्टाचारी के पेट में दर्द क्यों हुआ? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, दूसरे भ्रष्टाचारी के पेट में क्यों बोलना है? जब एक भ्रष्टाचारी से पूछा जा रहा है, दूसरा क्यों बोलेगा पीछे? नहीं बोलेगा। जब मैं एक मैंने भ्रष्टाचार का हिसाब किताब पूछा, सभी हिसाब सभी के सभी भ्रष्टाचार में सभी भ्ष्टाचार में। सोनू जी, क्या आपको लगता है, सोनू जी क्या आपको लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनावों में लोकतंत्र, लोकसभा के चुनावों में लोकतंत्र जो है वो जवाब दूसरा भ्रष्टाचारी दे रहा है? आपके लिए नहीं था, दूसरे भ्रष्टाचारी देगा। आपको तो तुमने कॉमनवेल्थ स्कैम कराओ, हम विक्रम रंजीत स्कैम कराओ, झारखंड स्कैम कराओ, पैसे लाओ, देश का पैसा वापस करो, देश का पैसा वापस करो, भ्रष्टाचार का पैसा वापस करो, भ्रष्टाचार का पैसा वापस करो, झारखंड का 363 करोड़ का पैसा वापस करो, झारखंड का 363 करोड़ का पैसा वापस करो। इनको जवाब दे रहा अच्छा नहीं लगता है। आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो। मुझे अब मैं सोनू जी को बिल्कुल समय नहीं मिला। सोनू जी को समय नहीं। सोनू जी, क्या वाकई में 2024 के चुनावों में लोकतंत्र एक इशू है? वाकई लोकतंत्र खतरे में है?
देखिए विनोद जी, बात ऐसे है कि आज जिस तरह की डिबेट हम कर रहे हैं, शायद जो श्रोते हैं, शायद जो हमारे दर्शक हैं, वो हमसे नाराज हो, हम चारों से नाराज हो। उसकी वजह है लोग अपना टाइम निकाल के टीवी लगा के देख रहे होंगे कि ये चार लोग जब आते हैं तो देश के किसी मुद्दे पर बात करेंगे। भाई ठीक है, इल्जाम एक दूसरे पर लगते आए हैं, आज से नहीं, पिछले 70-75 सालों से, जब से दुनिया बनी तब से लगते हैं। अब बात यह है कि जहां तक लोकतंत्र की बात है, जब लोकतंत्र जिंदा है विनोद जी, तो हम चारों लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रखते हैं वो जिंदा है। अगर लोकतंत्र ही जिंदा नहीं तो क्या पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या हमारी डिबेट, तो क्या हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है, हर एक ने अपनी अपनी बात रखनी है। और मैं ये फक्र है मुझे भारतीय होने के नाते कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। आज मेरे जैसा आदमी भी प्राइम मिनिस्टर पर सवाल पूछता है तो डेमोक्रेसी सेटअप ही हमें मौका देता है ना, यही मौका फराहम करता है। डेमोक्रेसी हमें अलो करती है, डेमोक्रेसी हमें अलो करती है ना। करता तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस डेमोक्रेसी को हमने और मजबूत करना है, चाहे 2024 में भाई सत्ता छोटे साहब आप ही को मिल जाए, लेकिन डेमोक्रेसी मजबूत कर रही है। मैं लोगों को मैंने मिसाल दी, हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए, हो सकता यही बात। अब ठहर सुनो सही, अब लेकिन एक बात है, आपने जो लोकतंत्र यार मेरा मुझे तो बोलना है, तो मुझे बोलने तो दो यार, बड़ी परेशानी हो गई है यार। और मैं अपने वक्त में राहुल बाबा ने भविष्यवाणी की, साहिब जी मैं आज मानता हूँ, अभिजीत जी बात सुनिए, मेरी सुन लीजिए, नहीं सुनिए, अब हम क्या करें, क्या यार विनोद जी, अब तो हम बड़ी दुविधा में फंस गए विनोद जी, हमारी बड़ी मुश्किल बन चुकी है। देखिए सही, भाई मुझे समझदारी वाली बात कीजिए, समझदारी वाली बात, समझदारी का सबूत दीजिए, समझदारी का सबूत दीजिए। चलिए सुनिए, लोकतंत्र को मजबूत करना है, लेकिन एक दो चार चीजें हैं जो अभी हमें महसूस हो रही है, जिस पर पूरी देश की जनता बात करी। जैसे बशीर साहब ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे पहले, क्या मजबूरी है उनको निकालने की, परेशानी कहाँ है? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप बनाना चाहते हो तो परेशानी कहाँ है? अगर अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है विनोद जी, जब हम बचपन में सुनते थे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हुआ करता था, जब कोविड में हम आए तो पीएम, और सुन लो भाई, सुन, मुझे तो बोलने दो यार, वो भी राहुल गांधी का तोड़ना जो शायद आपको मौका देंगे यार, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आपके फायदा हो रहा है, बोलने दो। चोट मारेगा, ये चोट मारेगा। राहुल गांधी जी का तोता है, राहुल गांधी का तोता है, भ्रष्टाचारी तोता, हर एक कुछ मारेगा, हर एक चोट मारेगा, देखिए ना, तो आपके फैमिली सुन पा रहे हैं ना, पब्लिक आपको सुन पा रही है। ये ऐसा हुआ जंगल में मोह नागा किसने देखा? मैं फिर आपकी वॉइस को म्यूट करवा दूंगा, वॉइस को म्यूट करवा दूंगा, वॉइस को म्यूट करवा दूंगा। आपको मैं बोल रहा हूँ, देखिए डिलेल हो रही है, डिबेट डिलेल हो रही है, चलिए डिबेट डिलेल हो रही है। मैं टीम से कहूंगा, अपनी टीम से कहूंगा, टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इनकी वॉइस को म्यूट कर दिया जाए। सोनू जी बोलेंगे। म्यूट कर देंगे दर्शकों के लिए, लेकिन चैनल पे तो जो बोलते रहेंगे हम तो बात करने नहीं देंगे। मेरी बात सुनो, मैं आप अपने वक्त पर बोल लेना दोनों लोग। अभिजीत सिंह मेरे से बड़े, मेरे भाई हैं, साहिल शर्मा जी छोटे हैं। चलिए और सुन ले, चलिए ठीक है, और ठहर जाओ यार। अच्छा यार, बड़ी मुसीबत बन गई है। आपकी दोनों की आवाज हम किसी लाइन से नहीं निकले, हमारे मीडिया लाइन कैसा है, कौन कहता हम बाहर है और नहीं हम बाहर निकले। अच्छा सुनो, जो प्राइम मिनिस्टर, हमने आपकी वॉइस को म्यूट कर दिया, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोनू जी चलिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हुआ करता था जी, मैं बात पे आता हूँ जी, तो फिर पीएम केयर बन गया। उस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 3 लोग हुआ करते थे जो कंट्रोलर होते थे, जिनका उस पर नाम होता था, वो कोई भी हो जी, लेकिन पीएम केयर में कोई नहीं आया। आज जो चीजें हैं, जिस तरह से संविधान और देश को बदला जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। मैं जाति तौर पर थोड़ी मैं अभिजीत जी के खिलाफ हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के जाति, तो मेरा क्या लेना देना जाति। हम कहते हैं जब देश को एक संविधान चला रहा है, उस संविधान को जब आप तोड़े मरोड़ेंगे, और लोकतंत्र की जब आप बात करते हैं विनोद जी, ये पंजाब में क्या, आपको नहीं लगता इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है? अमेंडमेंट अलग बात है विनोद जी, अमेंडमेंट तो अलग बात है। मैं अभी बताता हूँ, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अनाउंस था पंजाब से, जलंधर से सुशील कुमार रिंकू सिटिंग एमपी है,
भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। चला गया, आपकी अब मर्जी सुन, है उसकी। अपनी मर्जी से हम नहीं वहां पीडीपी है ही नहीं, मैं पीडीपी है ही नहीं। अगर आपके पास फिर अपने लोग नहीं है ना, नहीं मेरी सुनो ना, यही एक परेशानी है इनकी, जो सब सुनना नहीं चाहते। भाई महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनी विनोद जी, महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनी, महाराष्ट्र में किसको चीफ मिनिस्टर बनाया था राहुल गांधी के तौर मुझे बताइए। और ये परेशानी है, अब एक काम कीजिए, ये दो लोग देखिए अब ये डिमांड आने लगी है कि सिर्फ दो लोगों को ही बुलाया करो, जो सभ्य तरीके से बोलते हैं उनको आप मौका नहीं देते हैं। डिबेट मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, डिबेट का एक डेकोरम होता है, उस डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट उसकी भी कोई लिमिट होती है कि इस लिमिट तक आप किसी को कंट्राडिक्ट करें, और इतना शोर करेंगे तो कोई सुनाई नहीं देगा। सोनू जी आप कंक्लूड करेंगे? मैं एक ही मिनट में कंक्लूड, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप देखिए महाराष्ट्र में सरकार बनी चल रही थी, तो रातों रात सरकार तोड़ने की क्या मजबूरी बन गई? चलो वहां तो चीफ मिनिस्टर बनाना था, मैं चंडीगढ़ आता हूं विनोद जी। एक मेयर बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुझे बताइए, अगर वो कैमरा नहीं खुला, अगर वो कैमरा नहीं होता, चोरी कौन पकड़ता? अभी मैंने ज्ञान बांटा, ये लेवल हो चुका है देश में, लोग बचाना कैसे? बशीर साहब आपका सवाल अधूरा है, आपका जवाब इन लोगों का जो दर्द है चिंता मत करो, इलाज करेंगे, अच्छे ढंग से इलाज करेंगे, तुम लोगों को बताएंगे कि डेमोक्रेसी हासिल डेमोक्रेसी का जो है वो मतलब क्या होता है। इसलिए तुम लोग जो है कि देश को लूटने का काम किया है, चोरों की तरह देश को लूटने का काम किया है, और आपने जो है अभिजीत जी आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको जो पब्लिक देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं? यहां जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर रहे, बिल्कुल, और उन्होंने फिर देखो राहुल गांधी के पोते के पेट में आज इतनी दर्द है कि साहब की बात नहीं है, ना काले पानी का हिसाब कर दिया, ना कांग्रेस का हिसाब कर दिया, ना जमानत भी अभी तक। पेट में दर्द, चीनियों को 100 करोड़ में देश बेच दिया, चीनियों को 100 करोड़ में देश बेच दिया, चीनियों को, और ये राहुल गांधी का पोते यहाँ पर राहुल गांधी के पोते की अदानी के दलाल ने किया। साहिल जी आप चुप कर जाओ, खुद ही चुप कर जाओ, आप बड़े अफसोस के साथ डिबेट को कंक्लूड करना पड़ रहा है, मुझे बहुत अफसोस के साथ डिबेट को कंक्लूड करना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ डिबेट को कंक्लूड करना पड़ रहा है। अभिजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बशीर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सोनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, लेकिन चाहते चाहते मैं आपको ये बता दूं कि डिबेट के कुछ डेकोरम्स होते हैं जिनका पालन आज नहीं हुआ है, और मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं, दो खासतौर पर मैं अभिजीत से भी रिक्वेस्ट करूंगा और साहिल जी से भी, कि डिबेट का मतलब जो होता है लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, आपका व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।